दोस्तों, क्या हो अगर आपकी लाइफ का सबसे प्यारा इंसान, सबसे इम्पोर्टेंट इंसान इस तरह आपको छोड़ के चला जाए, मानो वो कभी था ही नहीं, तो क्या होगा आपका? कुछ ऐसे ही है हमारी आज की कहानी। पर चिंता वाली कोई बात नहीं है, सैड एंडिंग नहीं है। और किस तरह का एंडिंग है ये तो आपको पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। तो शुरुआत होते ही हम एक ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक सीनियर अपने जूनियर को सुनाया जा रहा था। और वैसे उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि आज नए चेयरमैन आने वाले हैं इस ऑफिस में, और थोड़ी देर में वो आ भी जाते हैं। वैसे कुछ तो रिश्ता था हमारी हीरोइन का उस चेयरमैन के साथ। हाँ, वही हीरो थे। पर वो पता नहीं क्यों सोचती है कि शायद ये मुझे नहीं पहचाना होगा। वो भी काफी हड़बड़ा गई थी, तो वो वहाँ से चली जाती है। पर हमारे हीरो को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जानते हैं उसको। तो ये सब खत्म करके वो अपने ऑफिस में जाती है, जहाँ पे उसके मेमोरी से हमें पता चलता है कि हाँ, वो दोनों एक टाइम पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करे हैं साथ में। यही सब सोच के खुश हो रही थी, तभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी वो आके उसको एक डॉक्यूमेंट देती है। वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रीइंबर्समेंट प्लान था, जो कि हमारी हीरोइन रिटर्न कर दी थी, क्योंकि वो नए इन्वेस्टमेंट प्लान के रूल्स के हिसाब से नहीं बना हुआ था। तो इसी बातों पे दोनों में बहस हो रहा था। और इस पॉइंट पे हमें ये भी पता चलता है कि हमारी हीरोइन का नाम चेंग है और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती है। अब उस सेक्रेटरी का बात तो चेंग सुन नहीं रही थी, तो वो उसको कहती है, तुम अपना पर्सनल खुन्नस तो नहीं निकाल रही हो ना मुझसे? अब उन दोनों में ऐसा क्या खुन्नस होना चाहिए था? तो अब पता चलता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर था, यानी कि सेक्रेटरी वो का बॉस, वो चेंग का एक्स हस्बैंड था। तो इस टाइम पे हमें दोनों के रिश्ते के बारे में भी थोड़ा पता चलता है। जब दोनों साथ रहते थे तो उनका रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हर जगह वो सेक्रेटरी आ ही जाती थी, चाहे घर हो या फिर ऑफिस हो। इनफैक्ट वो अपने पति को नशे के हालत में उस सेक्रेटरी से चिपकते भी देखी थी अपनी आंखों के सामने, और कुछ बोल देती थी तो उसका पति ऑफेंड हो जाता था। तो इसी बात पे एक दिन वो उससे डिवोर्स मांगी थी। हाँ, सुन के गुस्सा काफी आया था, पर वो भी उसको डिवोर्स दे दिया था। तो प्रेजेंट में उसके एक्स को ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से वो उस रीइंबर्समेंट प्लान को अप्रूव नहीं कर रही है। तो इसी बात पे सुनाना शुरू कर देता है, पर वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये रूल्स के हिसाब से नहीं है बस। इस पॉइंट पे उसका एक्स बहुत अच्छे से आके उसके सामने कहता है कि अगर तुम ये सारी हरकतें कर रही हो ना ताकि तुम मुझे इम्प्रेस कर पाओ, तो ये सारी हरकतें छोड़ दो। अब इस टाइम पे उसके चेयरमैन भी आके वैसे ही देखते रहते हैं, तो अब एक्सप्लेनेशन देना तो जरूरी था। तो चेंग का एक्स जल्दी से कहता है कि ये मेरी एक्स वाइफ है, मेरा टेंशन पाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, ये प्लान अप्रूव नहीं कर रही है। पर चेंग कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर जाही कहते हैं फिर कि ठीक है, मुझे पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से आज दोपहर में। तो वो वैसा ही करती है, दोपहर में पूरा प्लान लेके जाती है, वो उनको डॉक्यूमेंट पकड़ा देती है। इस टाइम पे उसका ध्यान जाता है बगल में रखा हुआ एक बुके पे। ये फ्लावर्स वहाँ पे भी था जहाँ वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड किए थे। अब उस टाइम हमारी हीरोइन का हुलिया चेंज था, इसीलिए उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये चेयरमैन उसको पहचान नहीं पाएंगे। पर एक्चुअली में ऐसा था या नहीं, ये तो आपको आगे पता चल जाएगा। पर फिलहाल हमें उन दोनों का टाइम दिखाया जाता है। वो लोग बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किए थे, दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो यही सब ख्यालों में खोई हुई थी, तभी चेयरमैन उसको रियलिटी में लाते हैं। वो उसको कुछ दे रहे थे जो कि वो सारे डायरेक्टर को दिए थे, पर जब लेने जाती है तो देते ही नहीं है। वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुम चाहती हो इसे, और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन वो उससे किए थे उस टाइम पे जब वो दोनों साथ थे। वो उससे क्वेश्चन किए थे कि तुम चाहती हो मुझे। हाँ, वो दोनों रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, उन लोग का फिजिकली भी रिश्ता था, और ये चीज 5 साल पहले हुआ था। तो इस पॉइंट पे अब हमें पता चलता है कि 5 साल पहले ऐसा हुआ क्या था। वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, और उसके बाद उसको 10,000 सैलरी का जॉब मिला था, तो वो वही कर रही थी। पर इस चीज से उसके पेरेंट्स खुश नहीं थे, उनको और पैसा चाहिए था। अब उसके हिसाब से वो अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, इतना भी सैलरी का जॉब मिल रहा है तो वो काफी ही है। पर नहीं, उसके पेरेंट्स के लिए काफी नहीं था। वो तो उसका खाना भी फेंक देते हैं, और दोनों के दोनों मिलकर उसको कोसना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं क्यों वो उसको जन्म दिए, वो सिर्फ पैसा गवाई ही है आज तक, उस पर सिर्फ पैसा खर्च हुआ है, वो कभी भी कमा के नहीं दी है। ऐसे ही कर करके खूब सुनाते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि नेक्स्ट डे वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से जाने लगती है। पर इस चीज से उसके पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं था, इस चीज से था कि वो बाहर जा रही है तो उसके पास पैसा तो होगा ना, मतलब वो पैसा छिपा के रखी अपने पेरेंट्स को दे नहीं रही है। और इतना ही नहीं, उसको तो ब्लाइंड डेट पे जबरदस्ती जाने के लिए कह रहे थे, वही जाओ के साथ, जो अब उसका एक्स हस्बैंड बन चुका था। तो ऐसे ही सब उसको बोलने लगते हैं। उसकी माँ उसका बाल पकड़ रखी थी, वो छुड़ाती नहीं है, अपना बाल काटती है और बस वहाँ से निकल जाती है। हाँ, उसकी मम्मी को दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत रोती है, पर इस बात से कि वो कैसी बेटी को जन्म दे दी जो उनको रीपे ही नहीं कर पा रही है। खैर, इधर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, चैन का सांस ले रही थी, और यही रास्ते में वो देखती है जायलान को। वो अपने साइकिल के साथ वहीं पे बैठा हुआ था, बहुत मूड ऑफ था। तो वही उसको अप्रोच करती है कि आओ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ जहाँ तुम्हें जाना है। अब उसका मन नहीं था, वो अपना साइकिल ले लेके जा रहा था, पर वही उसको बार बार बोले जा रही थी कि बारिश होने वाला है, भीग जाओगे, आ जाओ। उस टाइम पे जायलान 19 का था और चेंग 23 की। तो इतना बार बोलती है तो वो भी आ जाता है। उस टाइम तो वो उसकी सारी हरकतों से डर जाता था। लाइक वो इतना चिल्ला चिल्ला के गाना गाती थी, ऊट पटांग हरकतें करती थी, जो कि उसको पसंद नहीं आता था। फोटोज खींचने बोलती थी, खाने बोलती थी, वो सब कुछ में डिनाई ही करता था। पर धीरे धीरे वो उसके रंग में ढलने लगा। वो अपनी मर्जी से उसके साथ खाने लगा, उसके साथ चिल्लाने लगा, उसके साथ फोटोज खिंचाने लगा, उसके साथ गाने लगा। और इसी
तरीके से लाइफ को वो एंजॉय कर रही थी। तो एक रात ऐसे ही वो दोनों लेटे हुए थे। इस टाइम पे दोनों बात कर रहे थे और उनकी बातों से पता चलता है कि ज़ायलन को पता है कि चेंग की लाइफ में कुछ तो बुरा हुआ होगा, जिसकी वजह से वो अकेले यहाँ पे आई है, अकेले टाइम स्पेंड करना चाह रही है। तो वो खुद उसको कहता है कि मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है, और कर क्या रहा है, वो उसको किस करता है। और चेंग का भी सहमति था इसमें, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग ये नाइट भी साथ में स्पेंड करते हैं। तो एक दिन ऐसे ही वो लोग खा रहे थे, उस टाइम पे वो उसको कहता है कि 1 साल रुक जाओ, मैं मेरे फैमिली का सारा काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद मैं आऊंगा तुम्हारे पास। पर क्यों भाई? तो वो कहता है प्यार करता हूँ ना तुमसे। इस पे चेंग कहती है कि नहीं, अगर लड़की बरी हो तो रिश्ता चलता नहीं है, अच्छा एंडिंग अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ साल बाद चेंग का बाल बाल पकने लगेगा, ग्रे हो जाएगा, पर उस टाइम ज़ायलन अपने प्राइम टाइम पे रहेगा। तो ना ये देख के अच्छा लगेगा, ना उन दोनों को साथ में रहने में अच्छा लगेगा। अब ये तो ठीक है, पर चेंग उससे पूछती है कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो, क्या पसंद है तुमको मुझ में? वो कहता है तुम्हारा इतना चिल रहना, इतना केयर फ्री फियरलेस लाइफ जीती हो तुम, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, उस टाइम तो वो उसको कुछ नहीं बोलती, पर जब वो लोग कहीं जा रहे थे तो उसको कोल्ड ड्रिंक पीना था। वो ज़ायलन को कोल्ड ड्रिंक लाने भेजती है और जब वो लेके आता है तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। एक पल में सारा खुशी गायब, क्योंकि वहाँ वो थी ही नहीं, जो था वो उसका साइकिल था बस। हाँ, वो उसको छोड़ के जा चुकी थी, क्योंकि उसके हिसाब से ज़ायलन को उसमें जो भी अच्छा लगता है ना, रियलिटी में तो वो वैसे है ही नहीं, तो उन दोनों का दूर रहना ही सही है। उसके बाद वो घर आई और बस उस हिसाब से उसका शादी हो गया। तो प्रेजेंट में यही सब सोच के उसको लगता है कि ये जानता है क्या मुझे, पर इस बारे में कोई आगे बात हो इससे पहले एक सेक्रेटरी कॉफी लेके आती है तो वो चली जाती है वहाँ से। पर अब उसके दिमाग में ये जरूर चलने लगा था कि ज़ायलन उसकी वजह से इस कंपनी में आया है क्या, पर नहीं। अगले पल उसका ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाता है, क्योंकि तभी एक लड़की आती है जिसका नाम यूयू था और वो इसी कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए आई थी। पर एक मिनट, ये यूयू थी कौन? तो उसके बारे में चेंग को पता चलता है बाकी कलीग वो ज़ायलन के रिलेटिव थे, दोनों बचपन से साथ ही बड़े हुए हैं और यहाँ पे वो ज़ायलन की वजह से ही आई है और दोनों साथ में काफी अच्छे भी लग रहे थे। उसके कलीग का तो ऐसा ही मानना था। हाँ, इस बात से चेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो रियलिटी को भी एक्सेप्ट कर चुकी थी कि उसका बहुत ज्यादा एज हो चुका है, वो 30 की हो चुकी थी। खैर थोड़ी देर बाद वो ज़ायलन के पास जाती है, उन्हीं के पास यूयू बैठी हुई थी। उसको एक ड्रेस पसंद था तो वही खरीदने के लिए कह रही थी ज़ायलन को, और ये सब कुछ चेंग भी सुनती है। तो इस टाइम पे ज़ायलन उससे कहते हैं कि इसको करा था बार बार, तो अब उसको डर जरूर लगने लगा था ज़ायलन से, पर ठीक है काम तो करती ही थी। तो एक दिन अचानक से देखती है कि ज़ायलन अपना हेयर डाई करवा ली है। अब क्यों उसको समझ पे तो नहीं आता, पर जैसे ही आगे जाती है उसको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाता है, क्योंकि तभी यूयू बता रही थी सभी को कि एक दिन वो ड्रामा देख रही थी ना, तो उसको व्हाइट हेयर कलर का मेल लीड बहुत अच्छा लगा था। तो हो सकता है कि उसी को इम्प्रेस करने के लिए ज़ायलन अपना हेयर डाई करवा लिए होंगे व्हाइट में। तो वो इस बात पे और ध्यान नहीं देती, अपने काम में लग जाती है। तो फिर से वही सेक्रेटरी आती है दोबारा उस प्लान को लेके। इस बार काफी सारा चेंजेस की थी, पर इस बार फिर से उन तीनों में बहस हो जाता है। तो इस बार उसका एक्स कह ही देता है कि तुम इतना कुछ क्यों कर रही हो मुझे पाने के लिए, अगर ऐसा ही है तो आ जाओ मेरे पास। वो उसको याद दिलाती है कि डिवोर्स का बात मैंने किया था तुमसे, तो ये गलतफहमी तो तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो, और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ हो, किसके साथ क्या कर रहे हो, तुमको जो मन है वो करो, मुझे मतलब नहीं है। इस टाइम पे हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग ब्लाइंड डेट पे गए थे। हाँ, उस टाइम दोनों ही इसी कंपनी में काम करते थे, पर दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था। ऑब्वियसली चेंग की मम्मी उसको फोर्स करके भेजी थी और जाओ को भी उसकी माँ ही फोर्स करके यहाँ पे बुलाई थी। तो जाओ के हिसाब से वो दोनों एकदम परफेक्ट मैच थे। हालांकि चेंग कह रही थी कि अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करूँ तब भी, जिस पे वो श्योरिटी दिया था कि तुमको मुझसे प्यार हो ही जाएगा, बस कुछ दिन साथ रहने का बात है। अब ऑब्वियसली एक बार बोलने से तो वो मानी नहीं थी, तो वो उसको बार बार कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उससे शादी कर ले तो उसका लाइफ भी अच्छा हो जाएगा। उसका उसके ऑफिस में प्रमोशन हो चुका है तो वो चेंग का भी प्रमोशन में हेल्प करेगा और किसी को उसको परेशान करने नहीं देगा। अब प्रेजेंट में तो ऐसा कुछ नहीं ही हो रहा था, और प्यार तो छोड़ो, उसको नफरत ही हो गया था उसके एक्स से। तो अब अगले सीन में हम एक मीटिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे मीटिंग खत्म हो गया था, सब लोग मिलकर खाना पीना खा रहे थे, साथ में ड्रिंक भी कर रहे थे डेफिनेटली। तो इस टाइम पे चेंग जूस पी रही थी और उसके बगल में आके उसका एक्स उसका दिमाग खाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि पहले वो जब भी ड्रिंक करता था चेंग उसको मना करती थी कि इतना मत पियो, पर आज तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, तो इसी बारे में उससे लड़ रहा था। पर ऑब्वियसली चेंग को इससे कोई मतलब नहीं था, पर फिर भी वो दोनों बात करे और हमारे हीरो देखते रह जाए, ऐसा तो होने से रहा। वो आते हैं उसके पास और जाओ को अपने सीट पे जाने के लिए कहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनको चेंग के बगल में बैठना था, बल्कि इसलिए क्योंकि सामने जो आदमी था उसको टोस्ट करना था उनको। अब ये तो हम भी जानते हैं कि ये बस एक बहाना था। वैसे इस टाइम पे वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि चेयरमैन इतने ज्यादा हैंडसम है तो कॉलेज लाइफ में उनकी ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स तो रही होंगी। इस बात पे वो कहते हैं कि नहीं, आज तक बस एक ही रही है, और ये कौन थी शायद चेंग को पता था। खैर इस बारे में डेफिनेटली कोई बात होता तो नहीं है, और अब काफी लेट हो चुका था, सबको अपने अपने रूम पे जाना था, तो सब काफी नशे में भी थे। तो उसके एक्स को तो उसके सेक्रेटरी संभाल रही थी और ज़ायलन सो जाते हैं उसके कंधा पे। हाँ, जाउन को होश में लाता है, पर ज़ायलन सिर्फ सॉरी बोलते हैं। इतने दिन में तो चेंग का डर डर के बुरा हाल हो रहा था, उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि मानो दिल बाहर ही आ जाएगा। पर ठीक है, अपने रूम पे आके अपने आप को शांत करती है और इसी
टाइम पे उसका गेट नॉक होता है। क्या लगता है जायलन आए थे? नहीं, उसका एक्स आया था। पूरा नशा में धुत होके इतना ज्यादा पी लिया था ना, तो उसको हैंगओवर सूप चाहिए था। तो वो चाहता था कि उसके लिए चेंग बना दे। अब क्यों बना दे भाई? पहली बात तो वो उसकी वाइफ नहीं है जो उसके लिए हैंगओवर सूप बनाएगी, और दूसरी बात वो लोग होटल में है तो वो कैसे बनाएगी? तो यही सारा कुछ अच्छा से सुना के उसको रूम से बाहर निकाल देती है, और वो वापस से उसको परेशान न कर पाए इसीलिए रिसेप्शन पे कॉल भी करती है बताने के लिए कि कोई इसको परेशान कर रहा है। पर वो अपना बात खत्म कर पाए इससे पहले उसका एक्स एक स्टाफ से उसके रूम का गेट खुलवा भी देता है। यही बोला था कि चिंग पत्नी है उसकी। अब इस बात पे वो बहुत भड़क जाती है, आके कहती है कि तुम इसका आईडी चेक किए बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के तुम गेट कैसे खोल दिए? इसी बात पे सुना रही थी। तब तक तो उसका एक्स उसको पकड़ता है और गेट बंद कर देता है। पर नहीं, फॉर्चुनेटली वो कुछ भी गलत कर पाए इससे पहले जायलन वहाँ पे आ जाते हैं। पहले तो सब एक्सक्यूज दे रहा था कि वो ज्यादा ड्रिंक कर लिया था इसीलिए आ गया इस रूम में। फिर कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो ऐसा कोई गलत नहीं है। पर नहीं, चिंग कहती है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है और अब हमारे में कोई रिश्ता नहीं है। पर फिलहाल वो पुलिस को नहीं बुलाती क्योंकि एक टाइम पे जाओ की माँ बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी उसको, बस इसीलिए। अगर अगली बार होगा तो जरूर बुलाएगी। अब ये सब तो चलो उनके बीच का बात है, पर जायलन को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है ये जाओ पे नोटिस करा था। तो वो जाके जायलन को कहता है कि ये हमारा प्राइवेट मैटर है। पर वो कहते हैं कि नहीं, चिंग मेरी कंपनी की एम्प्लॉय है और मैं किसी को भी अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को हरास करने नहीं दूंगा। तो ठीक है, वो तो चला जाता है ये सुन के। पर इस टाइम पे जायलन उसको कहते हैं कि उस वेटर के अगेंस्ट पे वो कंप्लेन कर चुके हैं। तो ठीक है, काफी रात हो गया, उनको भी जाना चाहिए। पर नहीं, उनके सिर में दर्द हो रहा था तो वो चाहते थे कि चिंग थोड़ा मसाज कर दे। तो वो आते हैं उसके रूम पे, उसको मसाज करने के लिए कहते हैं उसका सिर। अब वो मन तो नहीं था चिंग का, काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर वो उसका जान बचाए थे तो करती है वो। इस पॉइंट पे वो नोटिस करती है कि उनके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो पूछती है कि बुखार है क्या? पर वो कहते हैं कि नहीं, शायद मेरा बॉडी झूठ नहीं बोल पा रहा। ये सुनते ही वो वहां से उठ के जाने लगती है, पर वो उसको बहुत टाइटली पकड़ लेते हैं। वो उसको कहते हैं कि मैं अपने आप को बहुत बार बोल चुका हूँ, पर पता नहीं मैं अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पा रहा। इस बात पे वो कहती है कि आप ड्रंक है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मुझे रिजाइन करना पड़ेगा। अब ये तो जायलन बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो कहते हैं कि हाँ एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा ड्रंक हूँ, तो आई एम सॉरी और थैंक यू मसाज करने के लिए। इतना बोल के वो चले जाते हैं। इस पॉइंट पे चिंग के थॉट से पता चलता है कि ऐसा नहीं था कि उसको पसंद नहीं थे जायलन, उसको बहुत पसंद थे, वो भी प्यार करती थी उनसे। पर चिंग जानती थी कि जायलन उसके इस अपीयरेंस को पसंद नहीं करते हैं, उस अपीयरेंस को पसंद करते हैं जिससे वो मिले थे। पर रियलिटी में तो चिंग ऐसी है ही नहीं ना। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो ऑफिस आती है तो पता चलता है कि चेयरमैन 2 वीक के लिए कहीं गए हैं, ऑफिस नहीं आएंगे। अब एक पल के लिए उसको लगता है कि शायद वही बहुत ज्यादा हार्श हो गई थी क्या उनके साथ। पर नहीं, यूयू बताती है कि वो अपने आंटी से मिलने के लिए गए हैं 2 वीक के लिए। खैर इस पॉइंट पे उसका एक्स आता है, उसको कुछ बात करना था उससे, तो वो जाती है। वो उसे दोबारा शादी करने की बात करता है। हाँ, इस बार वो अपना रिश्ता अच्छे से निभाएगा, और चिंगम नहीं है ना उसके लाइफ में, तो उसका इम्पोर्टेंस भी उसको समझ में आ चुका है। पर एक मिनट, चिंग क्यों दोबारा शादी करे उससे? वो मना कर देती है क्योंकि डिवोर्स फाइल वो की थी, कोई हड़बड़ी में नहीं, बहुत सोच समझ के की थी। तो अब उसको इस बारे में दोबारा सोचना भी नहीं है, और वैसे भी जाओ के पास अभी भी कोई है उसका साथ देने के लिए। अब इस टाइम तो मना कर दी थी, पर अपने पेरेंट्स से कहाँ बच के जाएगी। कुछ दिन बाद उसके पेरेंट्स आते हैं उससे मिलने के लिए। नहीं, मिलने के लिए नहीं आए थे, फोर्स करने के लिए आए थे कि वो जाओ से दोबारा शादी कर ले। वो तो मना करती है, वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी पर उस आदमी से दोबारा शादी नहीं करूंगी। पर इस पॉइंट पे उसको पता चलता है कि उसकी मम्मी ही जाके जाओ को बोली थी कि चिंग शादी करना चाहती है उससे, और ये तो वो दोनों चिंग की भलाई के लिए ही बोल रहे हैं ना, क्योंकि दूसरी शादी से तो बढ़िया है दोबारा शादी कर लेना। पर भाई चिंग का कोई सुनता क्यों नहीं है, उसको नहीं करना है शादी। इस टाइम पे वो कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जो बोलिएगा वो मैं करूंगी, मेरा खुद का इच्छा नाम का कोई चीज है भी या नहीं। उसकी माँ भी इस बात पे लड़ने लगती है कि तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैंने तुम्हें ये जिंदगी दिया है, तो तुमको मेरा सुनना पड़ेगा। पर नहीं, वो कहती है कि माँ मैं एक इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं किसी को पसंद करती हूँ, और मेरी जिंदगी को आप लोग इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या लगता है इतना बोलने से उसकी माँ सुधर जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। उसका सैलरी कार्ड ढूंढने लगती है, क्योंकि पैसे के दम पे तो इतना बोल रही है ना, अगर उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो मुंह भी नहीं चलेगा। तो उसका सैलरी कार्ड जैसे तैसे ढूंढ ही लेती है, और साथ में उसको कहती भी है कि अगर तुम अभी मेरा बात नहीं मानी ना तो तुम्हारी कंपनी जाके मैं तमाशा करूंगी, ताकि तुमको रिजाइन करना पड़े। उसके बाद देखती हूँ मैं तुम मुझसे कंट्रोल होती कैसे नहीं हो। अब इतना तमाशा हो रहा था तो जायलन का आना तो बनता है ना। तो वो आते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो एक डॉक्यूमेंट लेने आया था, पर यहाँ के लग रहा है कि मुझे तो इसको फायर करना पड़ेगा। इस बात से उसके पापा थोड़े से ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि महीना खत्म होने वाला था
था तो उसका सैलरी तो पहले आने दो। पर नहीं, साइलन कहते हैं कि आप लोग ऑफिस में आके तमाशा कर रहे हैं। तो उनके जाने के बाद वो उसके पास जाके बैठते हैं। समझ में नहीं आता कि बोले क्या, तो वो उसको कहते हैं कि एक सैलरी कार्ड तुम ले लेना और जितना भी पैसा है उस अकाउंट पे वो ट्राई करना यूज करने का मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। इतना बोल के वो उसको हक करते हैं। वो भी जी भर के रो लेती है, खुद को संभालती है थोड़ी देर में, उसके बाद सीधे उनको दूर करती है। उसको रेस्ट करना था, वो अपने रूम में चली जाती है। ऑब्वियसली सैलन गए नहीं थे, वो अंदर जाके फूट फूट के रोती है क्योंकि आज सैलन अपनी आंखों से उसके लाइफ का सच्चाई देखे थे। और वैसे सैलन भी कोई खुश नहीं थे, वो भी रो ही रहे थे। शायद प्यार ऐसा ही होता है। अब अगले सीन में हम सभी को ऑफिस में देखते हैं। यूयू का बर्थडे आने वाला था तो वो सभी को अपने बर्थडे पे इनवाइट करती है अपने मैंशन पे। ऑब्वियसली चेंग को भी आने के लिए कहती है। वो तो मना कर रही थी पर उसकी कलीग उसको समझाती है कि ये चेयरमैन का घर है तो उन लोगों को भी तो देखना बनता है ना कि कैसा घर है। अब आप सोचेंगे कि चेयरमैन और यूयू का एक ही घर कैसे है, तो वो इन्हीं के घर पे पली बड़ी है। सैलन के पापा की फ्रेंड की बेटी है। खैर चेंग भी मान जाती है वहाँ जाने के लिए, तो सारे लोग जाते हैं वहाँ पे। वो मैंशन बहुत ही ज्यादा बड़ा था, बहुत सुंदर भी था, एग्जैक्टली वैसा जैसा चेंग को पसंद था। वो याद करती है कि जब वो दोनों साथ थे तो सैलन उससे पूछे थे कि उसको किस तरीके का घर पसंद है। वो एक्सप्लेन की थी और जो जो चीजें एक्सप्लेन की थी एकदम बारीकी से हर एक चीज इस घर में प्रेजेंट था। ये सब देख के उसको अच्छा भी लगता है, दुख भी होता है। वैसे इस पार्टी में उसका एक्स और वो सेक्रेटरी भी आए थे। अब वो लोग आए और कोई तमाशा न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता था। उसका एक्स चेंग को ड्रिंक करने से मना करता है। हाँ, वो ड्रिंक नहीं करती थी और आज कर रही थी इसीलिए। पर इस बात पे सेक्रेटरी उसको ताना मारना शुरू कर देती है कि वो अपने एक्स को भाव नहीं देती है तो क्या किसी सीईओ का वेट कर रही है अपने लाइफ में। तो ऐसे ही बकवास कर रही थी और चेंग भी कितना सुनेगी, जाके उसके मुंह पे वाइन फेंकती है, इसी बहाने चुप हो जाए। पर बदले में वो भी फेंकने लगती है तो उसका एक्स ही उसको बचाता है इस टाइम पे और खूब गुस्सा भी जाता है उस पे कि चेंग ड्रिंक नहीं करती है, अगर कर ली और ये सब कुछ कर रही है तो हो गया ना, ठीक है। और ये चेयरमैन का घर है, यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहिए उसको, ठीक है। अब इस टाइम पे सारे लोग जाते हैं ये घर एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले सभी को सैलन का रूम देखना था तो यूयू दिखाने जाती है, तब पता चलता है कि वो तो जो भी रूम का गेट खोल रही है वो सैलन का रूम है ही नहीं। पर एक मिनट, इसका क्या मतलब है? यूयू को खुद ही नहीं पता उसके घर के बारे में? तो ऐसा नहीं था, सब लोग कहीं और रहते थे और 1 साल पहले सैलन के घर बनवाए थे। इस घर को इतना ज्यादा वैल्यू देते थे सैलन के, किसी को आने ही नहीं देते थे। पर आज नहीं, आज जब वो सैलन से पूछी थी इस घर में अपना बर्थडे मनाने के लिए तो वो मान भी गए थे क्योंकि वो सैलन को बोली थी कि वो इस घर में अपने सारे कलीग्स को लाने वाली है, शायद इसीलिए माने थे। खैर जो भी, इस टाइम पे वो बाकी का सारा चीज दिखाती है। वहाँ पे एक पेंटिंग था और ये पेंटिंग सैलन बनवाए थे। तो ये देखते देखते यूयू सबको बताती है कि एक टाइम था जिस टाइम पे सैलन बहुत परेशान थे क्योंकि उनका सौतेला भाई आया था प्रॉपर्टी मांगने के लिए। उस टाइम पे काफी डिप्रेस्ड थे, साइकिलिंग करना अच्छा लगता था इसीलिए वही करते थे। उस टाइम पे उनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ, बहुत चीजों से वो परेशान रहे पर सक्सेसफुली कंपनी को टेक ओवर कर पाए। पर ये पेंटिंग में जो जगह है ना, यहाँ पे हर साल जाते हैं और सेम रूट से जाते हैं। तो इतना बात होने के बाद सब उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं और चेंग जाती है उसी पेंटिंग के पास। वहाँ वो गौर से उस पेंटिंग को देखती है। उसके पीछे उसको 2 फोटोग्राफ्स मिलते हैं तो देखती है तो पता चलता है कि उसी टाइम का है। हालांकि उस टाइम पे चेंग का नाम सैलन को पता नहीं था, वो कभी बताई ही नहीं थी। तो यही सब देखती है, उन मोमेंट्स को सोचती है, फिर उस फोटो को रखने का सोचती है। तो जैसे ही वो पेंटिंग हटाती है वहाँ पे एक नहीं ऐसे बहुत सारे फोटोज थे। हर एक मोमेंट को सैलन अपने फोटो में कैद करके रखे थे। वो भी ये सब देख के रोने लगती है। तभी पीछे से आवाज आता है कि प्लीज छुपना बंद करो मुझसे। हाँ, ये सैलन का आवाज था। वो उसको कहते हैं कि यूयू के बर्थडे के सहारे ही मैं तुम्हें यहाँ पे बुलाया, पर मैंने ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं किया है जिससे तुमको अनकंफर्टेबल हो, प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ। सैलन उसको बताते हैं कि 5 साल पहले जब अचानक से वो उनको छोड़ के चली गई थी तो उसके बाद वो अपने घर गए थे। घर का जो भी प्रॉब्लम था ये सब सॉल्व करने में उनको आधा साल का समय लगा। ये सब खत्म करने के तुरंत बाद वो उसको ढूंढना शुरू कर दिए। उनको पता था कि अगर चेंग जिंदा होगी ना तो उनको मिल तो जरूर जाएगी और उसके बाद वो उससे क्वेश्चन करेंगे कि उसको कोई हक नहीं बनता उनको अकेले ऐसा छोड़ने का। पर इतना दिन ढूंढने के बाद भी वो उनको नहीं मिली। एक पल को तो मन में ख्याल है कि कहीं उसका डेथ तो नहीं हो गया, पर नहीं, बस एक ही उम्मीद था कि अगर वो जिंदा होगी तो हाँ वो उसके पास आना चाहेंगे। पर फाइनली एक दिन वो उनको मिली। अच्छी भली थी, अच्छा खासा जिंदगी बिता रही थी, काम करती थी और शादी भी कर चुकी थी। इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि वो जब उसको ढूंढे थे ना तो उसके शादी वाले दिन ही और उसी टाइम पे पहली बार उनको उसका नाम पता चला था, चेंगलिंग। तो उसके बाद उनको हिम्मत नहीं हुआ उसको डिस्टर्ब करने का। वो सोचे कि वो खुश होगी तो इसीलिए इस कंपनी को टेक ओवर किए, उन दोनों को प्रमोशन दिलवाए, उन दोनों का सैलरी बढ़वाए ताकि वो अच्छे से रह पाए। पर कहते हैं ना जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। एक दिन उनको डिवोर्स का न्यूज मिला चेंग का और उस टाइम वो डिसाइड किए कि एक बार फिर से ट्राई किया जाए। तो उसके बाद वो इस कंपनी के चेयरमैन बन के इस कंपनी में ऑफिशियली आए। पहली बार जब वो उसको देखे ना तो उस टाइम लगा कि शायद शादी का कोई ट्रॉमा होगा, इसकी वजह से वो खुद से दूर कर रही है उनको। पर बाद में उनको पता चला कि नहीं, वो भी खाली बैठती है तो चिड़ियों को देखती है, जब
जब अकेले रहती है तो उसी गाना को एंजॉय करती है जिस गाना पे वो दोनों साथ में एंजॉय किया करते थे। गाना सुनती है, डांस करती है। एक दिन खूब हवा चल रहा था और वहाँ पे भी वो अकेली थी, तो वहाँ पे जाके एकदम वैसे ही चिल्ला रही थी जैसे 5 साल पहले चिल्लाया करती थी। और ये सब कुछ सैलन अपनी आंखों से देखते थे, हाँ, पर कभी उसको डिस्टर्ब नहीं करते थे। इनफैक्ट उसको तो वो येलो फ्लावर्स भी याद था जो उन लोग के पास 5 साल पहले था और यहाँ पे वो उनके टेबल पे देखी थी। इन सब से ये चीज उनको समझ में आ रहा था कि वो कुछ भी भूली नहीं है, पर पता नहीं कुछ याद करना क्यों नहीं चाह रही कि उनको समझ में नहीं आता था। फिर भी वैसे हड़बड़ाहट में कुछ भी ऐसा नहीं किए क्योंकि वो डरते थे कि कहीं चेंग उनको छोड़ के न चली जाए। पर उस रात वो सच में होल्ड नहीं कर पाए थे। उनको भी नहीं लगा था कि वो उस टाइम भी ऐसा प्रिटेंड करेगी कि वो उनको नहीं जानती है, वो उनको रिजाइन देने के नाम पे डराएगी, पर वो ऐसा की। हाँ, ये सब बोल रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे, पर अब वो उसे कहते हैं कि ठीक है, प्लीज तुम मुझसे छुपो मत। अगर हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता तो कम से कम नॉर्मल दोस्त तो रह सकते हैं ना। वो कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप वहाँ से चली जाती है। पर नहीं, उनको छोड़ने के लिए नहीं गई थी। वो वापस आती है, भागते हुए आती है और सीधे आके उनको किस करती है। इट मीन्स वो लोग सिर्फ नॉर्मल दोस्त नहीं थे, अब वो उनको एक्सेप्ट कर चुकी थी। वो अपना पुराना रिश्ता एक्सेप्ट कर चुकी थी उनके साथ। और इसी तरीके से वो दोनों ये रात साथ में स्पेंड करते हैं और इसका नतीजा ये हो जाता है कि पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट का तो नक्शा ही बदल जाता है। नए नए फर्नीचर्स, नया सोफा, नया कॉफी मशीन, सब कुछ आ जाता है उस डिपार्टमेंट में। चेंग की कलीग को बस एक ही ड्रॉबैक लग रहा था, वो ये कि उसके चेयरमैन का ऑफिस बहुत ज्यादा पास है यहाँ से। पर पास क्यों है ये चेंग को अच्छे से पता था। वैसे इस टाइम पे वहाँ पे यूयू भी आती है और उसको तो डेफिनेटली ऐसा ही लग रहा था कि ये सब कुछ उसके बोलने से हुआ था, क्योंकि एक बार वो सैलन को बोली थी कि माहौल उतना अच्छा नहीं है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, तो लो सब कुछ बदल गया। पर उसको कौन बताए कि उसका गलत फहमी था। खैर, जी ले वो अपने गलत फहमी में। तो इसी टाइम पे वहाँ पे सैलन आते हैं, चेंग को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और आते आते बस उसको पकड़ के शुरू हो जाते हैं। हाँ, इस टाइम पे वो कहती है कि तुमको याद नहीं है क्या 3 रूल्स के बारे में मैंने बताया था तुमको। अब वो 3 रूल्स क्या था, तो ये कि वो लोग अपना रिश्ता पब्लिक नहीं करेंगे, दूसरा कि वो लोग साथ में रहेंगे और तीसरा कि फ्यूचर के बारे में बात नहीं करेंगे। तो हाँ, ये तीनों रूल्स के बारे में अच्छे से पता था सैलन को, पर वो ये तो प्रॉमिस नहीं किए थे ना कि वो ऑफिस में उसको किस नहीं करेंगे। वो तो उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तो काफी घबरा गई थी क्योंकि चेयरमैन है भाई, वो अगर कोई देख लेगा तो पता नहीं कोई क्या सोचेगा, ऑफिस में माहौल खराब हो जाएगा। तो वो उनको दूर करके जाते रहती है वहाँ से। पर गेट खोली ही थी कि वो उसको कहते हैं कोई भी नहीं है इस फ्लोर पे, मैंने सबको भगा दिया है, सिर्फ हम दोनों हैं। अब ये सुन के तो फिर वो किस बात का पीछे रहे, वो भी गेट बंद करती है और आज तो कुछ हो ही जाए। पर अगले ही पल कुछ बहुत अजीब होता है। एक क्लीनिंग स्टाफ वो गेट खोलती है और तब जो उसको दिखता है वो तो देखती ही रह जाती है। चेयरमैन का आंख बंद था और वो उनको पीटने वाली थी। वो क्लीनिंग स्टाफ तो भागती ही है, चेंग भी वहाँ से भाग जाती है। बेचारे सैलन को तो समझ भी नहीं आता कि ये हुआ क्या। अब उसी दिन रात में उसकी कलीग आती है उसको बताने के लिए कि तुमको पता है तुम्हारे और चेयरमैन के बारे में पूरे कंपनी में न्यूज फैला हुआ है। अब उसको तो लग रहा था कि उसका अफेयर पकड़ा गया। वो तो समझाने में लग जाती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग ऐसा मत समझो। पर वो लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे। वो तो कहते हैं कि भाई यहाँ से निकलो अपना सामान पैक करके। वो लोग तो रिजाइन करने के लिए तैयार थे, अपना सामान वामान लेके वहाँ से जा भी रहते, पर साथ में उसको कहते भी कि चाहे कुछ भी चेयरमैन करे हो तुम उनको मार नहीं सकती थी। अब एक मिनट, क्या? उसका तो ऐसा ही रिएक्शन था। तब उसको पता चलता है कि पूरे ऑफिस में ये न्यूज फैला हुआ है कि वो चेयरमैन को मार रही थी, उनको बांध के रखी थी जमीन पे और क्लीनिंग लेडी खुद देखी है उसको मारते हुए। अब ये सुन के वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड होती है। वो कहती है तो और क्या, बॉस है तो क्या इतना ज्यादा डिमांड करेगा क्या। वो लोग उसको समझाते हैं कि ठीक है भाई, बॉस है वो हमारे, थोड़ा बहुत काम तो दे ही सकते हैं ना, इसमें इतना क्या बड़ा बात हो गया। पर वो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, चेयरमैन गुस्सा नहीं है, तुम लोग जाओ अपना सामान रखो, कहीं किसी को जाने का जरूरत नहीं है। तो वो लोग भी फिर चले जाते हैं। बेचारी अपने आप को शांत करती है, बहुत घबरा गई थी। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक मीटिंग पे। वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी थी वो एक डॉक्यूमेंट लेके आई थी। उसपे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज का सिग्नेचर था। क्यों? क्योंकि वो सब लोग कंप्लेन किए थे कि जो चेंगलिंग है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, वो अपने पावर का गलत यूज करती है। तो सब चाहते थे कि उसको फायर कर दिया जाए। ये सारा बात सुन के वो अच्छे से पूरा डॉक्यूमेंट देखते हैं। उसके बाद उससे पूछते हैं कि तुम और तुम्हारा डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, राइट? वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। इस बात पे तो सैलन कहते हैं तो फिर तुम्हारे एंटायर डिपार्टमेंट को रहने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब चेंग के लिए वो सभी को कंपनी से निकालने के लिए तैयार थे, पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। लोग तो फिर से मिल जाएंगे ना कंपनी के लिए, इंक्लूडिंग मैनेजर जाओ भी। ये सब सुन के चेंग को भी बहुत अच्छा लगता है। वो तो उनको वहीं पे पिंच करती है। पर ठीक है, मीटिंग खत्म होता है, अब सब तो चले जाते हैं, पर चेंग वही रहती है। उसके बॉस जो बोलते हैं रुकने के लिए। इस पॉइंट पे सैलन उसे कहते हैं कि अच्छा तुम क्यों कर रही थी वो सारी हरकतें। वो कहती है मैंने क्या किया है, तो पाँव मोड़ के बैठना, अपना बाल सहलाना, अपना फिंगर्स टेबल पे टैप करना, अपने होठों से पानी पीना, तुम ये सारी हरकतें मुझे सीड्यूस करने के लिए कर रही थी ना। अब एक मिनट, उसके हर एक हरकत से वो सीड्यूस ही हो रहे थे। अब इसमें भी क्या ही करे सैलन, वो उसको इतना पसंद ही करते थे, हमेशा उसी के बारे में तो सोचते रहते थे। खैर इसके बाद हम चेंग को देखते हैं उसके ऑफिस में। उसके
कलीग्स आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन किसी को तो पसंद करते हैं, तो उन लोग को तो ऐसा ही लग रहा था ना अभी कि यूयू को पसंद करते होंगे। इस बात पे एक कलीग कहती है कि नहीं, मैंने चेयरमैन को बहुत प्यार से बात करते देखा था फोन पे, पर यूयू इस टाइम तो मेरे सामने थी, वो तो किसी से बात ही नहीं कर रही थी, पर कंपनी में ही शायद किसी के साथ अफेयर है। अब यही सारी बातें कर रहे थे, तो चेंग को तो अच्छे से पता था कि वही है, पर यूयू को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था ये सारी बातें, जो कि चेंग में नोटिस करती है। और उसको ये बात पता था कि यूयू पसंद करती है सालन को। एक बार वो देखी थी उसको उनसे चिपकते हुए, पर जैसे ही वो आई वो चली गई थी। इस पॉइंट पे सालन चेंग को एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो कहते हैं कि वो मेरी बहन जैसी ही है, बस ऐसे ही हक कर ली, हमारे बीच कोई और रिश्ता नहीं है। पर चेंग तो पूछी ही नहीं थी, क्योंकि उसको पता था, और ये बात उसको बहुत पहले से पता था कि यूयू पसंद करती है, पर सालन पसंद नहीं करते उसको। ऑब्वियसली ये सारा बात सुन के वो भी खुश हो जाते हैं, पर हाँ चेंग काफी घबरा जाती है, क्योंकि वो लोग ऑफिस में थे ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, रूल्स तो याद है उनको, तो यहाँ पे वो करते भी नहीं है कुछ भी। वैसे दोनों एक ही साथ रहते थे एक ही घर में, और ये उनका एक रूल भी था। अब आपको भी बहुत अजीब लगता होगा ना कि ये तीसरा रूल बहुत अजीब है कि फ्यूचर के बारे में बात नहीं करना है, पर बात ये था कि चेंग खुद ही बेचैन रहती थी फ्यूचर को सोच के। उसको नहीं पता था कि सैलन सच में उससे प्यार करते हैं या फिर बस पैशनेट है अभी। हाँ, उसको इतना तो पता था कि वो सैलन से प्यार करती है, पर उनका ऐसे रिश्ता कब तक चलेगा। उन लोग के बीच में एज गैप काफी है, और उसके मन में डर भी रहता था कि अभी तो सैलन को सब कुछ अच्छा लगता है, पर क्या हो वो थोड़ा और मैच्योर हो, उसको पता चले कि जिस रीजन से वो चिंग से प्यार करता था वो तो वैसी है ही नहीं, वो बहुत डरपोक है, वो फियरलेस नहीं है, तो क्या तब भी वो उससे प्यार करेगा अगर छोड़ दिया तो उसके एक्स की तरह। यही सब सोच के बहुत ज्यादा डरती थी। पर ठीक है, इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। थी वो सैलन के साथ ही, दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। दोनों एक वीडियो देख रहे थे जहाँ पे एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को कोई सोशल इवेंट पे लेके गया था, सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और ये काफी चेंग को अच्छा लगा था। जो कि सैलन भी देखते हैं, तो वो उसको कहते हैं कि मुझे भी जाना है कुछ दिन बाद एक इवेंट पे, तो तुम रेडी रहना, मैं तुमको साथ में लेके चलूंगा। हाँ, वो कहती है कि अपने एज की कोई लड़की को ढूंढ लो, दोनों अच्छे भी लगोगे साथ में। पर नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ चेंग को ही अपने साथ लेके जाना चाहते थे। इतना प्यार से समझाते हैं तो मान ही जाती है। फिलहाल वो जाती है कुछ ड्रेसेस ट्राई करने के लिए जो उसके पास था पर कभी पहनी नहीं थी। तो उसके जाने के बाद वो किसी को कॉल करते हैं, और उनकी बातों से पता चलता है कि एक जैंग यान नाम का आदमी है जो हमेशा उनको टारगेट करता था, पर शायद इस बार नहीं कर पाएगा। ये बात वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। अब देखते हैं ऐसा भी क्या होने वाला था उस पार्टी में। तो ठीक है, वो दिन भी आ जाता है, वो दोनों एकदम अच्छे से रेडी होके वहाँ पे जाते हैं। चिंग तो इतनी प्यारी लग रही थी कि मानो सबका नजर उसी पे ठहर गया था। एक वेट्रेस तो गिरने भी वाली थी जिसको वही बचाती है। खैर इस टाइम पे वही ज़ियांग यान नाम का आदमी आता है, जिसको देख के मिस्टर साई एकदम अपनी नजरें झुका लेते हैं, ऐसे कि पता नहीं कितना ही इज्जतदार आदमी हो वो। और ये सारा चीज चेंग भी नोटिस करती है। वैसे वो आदमी चेंग को अप्रोच कर रहा था। वो कहता है चेंग को कि मिस्टर साई जो तुमको दे सकते हैं, मैं उससे कहीं ज्यादा तुमको दे सकता हूँ। इस बात पे भी मिस्टर साई बहुत ढंग से ही बोलते हैं कि क्या मजाक कर रहे हैं आप, पर नहीं, चेंग बहुत अच्छा आंसर देती है। वो कहती है कि आप मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके पास तो पैसे ही नहीं है। वो आदमी कहता है कि ऐसे कैसे बोल रही हो तुम, 200 मिलियन एसेट है मेरे पास। और वो कहती है 370 मिलियन बैंक लोन है तुम्हारे ऊपर। अब ये बात तो ईगो का है, उस आदमी की ईगो पे लग जाता है। वो कहता है कि मेरे पास बहुत बड़ा मैंशन है, तुम थर्ड पार्ट से रह सकती हो, पर वो भी कर्ज में था। चिंग कहती है, वो कहता है तुम बहुत महंगा बैग खरीद सकती हो। वो कहती है पैसा कहाँ से आ गया, टैक्स का पैसा चोरी करके। वो कहता है तुम अपना अकाउंट नंबर बताओ, मैं अभी के अभी 10 मिलियन ट्रांसफर करता हूँ। वो कहती है कि कॉर्पोरेट अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना नाजायज है। बेचारा ज़ियांग का तो बोलती ही बंद हो जाता है। और इतना ही नहीं, और ऊपर से ढेर सारा सुना देती है उसके कंपनी के बारे में, सब कुछ तो कहती ही है, साथ में ये भी एडवाइस देती है कि उसको कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस करना चाहिए, किसकी जगह काम करना चाहिए, हर एक चीज बताती है। और साथ में उसका गलतफहमी भी दूर करती है कि वो मिस्टर जाई से किसी भी एंगल से अच्छे नहीं है। और ये सारा बात बोल के सैलन को लेके जाती है। वो उससे भी गुस्सा थी कि वो आदमी इतना बकवास करे जा रहा था, और तुम केपेबल हो तो बोलते क्यों नहीं हो उसको। वो कहते हैं वैसे तो मुझे आदत है, बहुत लोग मुझे बहुत कुछ सुनाया है अभी तक। हाँ, ये चीज चेंग जानती थी कि उनका भाई भी आया था, बहुत तमाशा हुआ था प्रॉपर्टी के लिए, तो उनको आदत हो गया होगा। पर स्टिल कोई सामने आके मुंह पे बेइज्जती कर रहा है तो कुछ तो बोलना चाहिए ना। पर वो कहते हैं कि तुम हो ना, तुम हो तो मुझे किस बात का चिंता। वो उसको फील करवा रहे थे कि वो उनके लाइफ में बहुत मैटर करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और गुस्सा थी तो इतना प्यार से उसको मना भी लेते हैं। और इस टाइम पे वो कहते भी है कि तुम अकाउंट्स में हो ना, तो तुम्हारा मैथ्स तो अच्छा है, मुझे टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है? तो वो टेस्ट करते भी हो, और वो काफी गुस्सा भी जाती है कि तुम्हारा टेस्ट करने का तरीका बहुत अजीब होता है। खैर ये तो उनका स्टाइल था जो कि उसको भी पसंद आता था। पर इस टाइम पे उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि नेक्स्ट डे कंपनी टीम बिल्डिंग है, तो उसमें माउंटेन्स पे क्लाइंब करना है। तो ठीक है, नेक्स्ट डे सभी पहुंच जाते हैं। इस टाइम पे उन लोग को पता चलता है कि जो पहला 10 लोग पहुंचेगा सबसे पहले माउंटेन पे, उन सभी को 50,000 यॉन मिलेगा। तो सब लग जाते हैं इस रेस में। तो इस टाइम पे चेंग थोड़ा सा थक गई थी, पानी वानी पी रही थी। उस टाइम पे उसका एक्स आता है वहाँ पे, वो उससे दोबारा शादी करना चाहता था, तो इसी बारे में बात करने आया था, अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस
कॉन्फ्रेस करता है उसके सामने, कहता है कि इस बार वो चीट नहीं करेगा अपनी वाइफ को, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि वो जानती थी कि इस बार वो चीट नहीं करेगा, पर उसको दोबारा शादी करना ही तो नहीं था ना। वो क्यों करेगी उससे शादी, वो नहीं पसंद करती थी उसको। और वो जाए ना उस सेक्रेटरी के पास, तो ऐसे ही करके समझाती भी है, थोड़ा बुराई भी करती है, और उसका बुराई उसकी सेक्रेटरी सुन नहीं पाती है, तो वो आके उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो सेक्रेटरी बहुत ज्यादा प्यार करती थी उस जाओ से। उसके पापा का ऑपरेशन होने वाला था, तो ये जाओ ही उसको पैसा दिया था। उस टाइम पे उसका कोई मदद नहीं किया था इस जाओ के अलावा, तो इसीलिए वो जानती थी कि वो जाओ बहुत अच्छा आदमी है। इसी बात पे चिंग से लड़ रही थी। इस बात पे चिंग कहती भी है कि मतलब तुम उसका काइंडनेस रीपे करने के लिए उसका घर तोड़ दी। अब इतना बोल के चिंग तो वहाँ से जाने लगती है, पर ये बात उस सेक्रेटरी से बर्दाश्त नहीं होता। वो जाके उससे ऐसे लड़ती है कि वो ऊपर से ही नीचे गिर जाती है। उसके बाद उसका आँख खुलता है हॉस्पिटल में। उसके बगल में यूयू बैठी हुई थी, वो रो रही थी, पता नहीं क्यों। पर चिंग वैसे ठीक थी, उसको कुछ हुआ नहीं था। पर वो जाओ है ना, वो भी पानी में कूदा था, पर उसके स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया। अब ये सब तो ठीक है, पर वो पूछती है कि ज़ायलन कहाँ पे। यूयू ये नहीं बताती। वो कहती है कि उस दिन ना मैंने जानबूझ के उसको हक किया था, और मुझे पता चल चुका है कि उस जगह वाली लड़की आप हो। मतलब वो जान चुकी थी ज़ायलन और उसका रिश्ता। अब ये तो ठीक है, पर भाई ज़ायलन कहाँ है। इस बात पे यूयू कहती है कि आप जब पानी में गिरी थी ना, तो पानी का बहुत ज्यादा बहाव था, किसी के पास हिम्मत नहीं था पानी में जाके आपको बचाने का, पर ज़ायलन पानी में गया। अब ये सुन के तो और उसका दिमाग खराब हो जाता है कि ज़ायलन कहाँ है। वो कहती है उसका डेथ हो गया। अब ये सुन के तो उसका एकदम दिमाग खराब हो जाता है। यूयू बताती है कि जब वो लोग वहाँ पे पहुंचे, एक पत्थर के सहारे टिक के वो तो बेहोश थी, पर ज़ायलन की सांसें बंद हो चुकी थी तब तक। उसको भरोसा नहीं होता, वो उठ के जाने लगती है, पर उसको यूयू रोकती है क्योंकि कोई मतलब नहीं था। अब ज़ायलन के कलेक्शन से एक बॉक्स मिला था जिसमें एक डायमंड रिंग था, जो वो हमेशा से उसको देना चाहता था। हाँ, ये वही बॉक्स था जो एक टाइम पे वो उसको देना चाहता था, पर आज तक कभी दिया नहीं था। वो तो वहीं बैठ के इतना रोना शुरू कर देती है कि प्लीज मैं अब तुमको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, प्लीज वापस आ जाओ। खूब रोती है क्योंकि जब उसको रियलाइज हुआ कि वो ज़ायलन के बिना नहीं रह सकती है, तब वही चले गए। पर फॉर्चुनेटली ये सच नहीं था, क्योंकि उस टाइम उसके सामने ज़ायलन आते हैं, वो भी सही सलामत। वो उसको जल्दी से उठा के बिठाते हैं, क्योंकि ज़ायलन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिंदा है। वो तो अच्छे से चेक कर रही थी कि आदमी जिंदा है ना। जब रियलाइज होता है कि वो जिंदा है, तो खूब मारती है उनको कि तुम कहाँ थे अभी तक, पता नहीं मैंने क्या क्या सोच लिया था। पर ठीक है, अब और देरी नहीं। वो सीधे कहती है कि हम शादी कर ले। हाँ बिल्कुल कर ले। ज़ायलन तो एकदम झट से मान जाते हैं। पूछते हैं कि बुरा सपना देखी क्या। वो कहती है हाँ बुरा सपना ही था। वैसे इसके बाद माफी भी मांगती है यूयू उससे कि वो उससे झूठ बोली, पर फायदा चिंग का ही हुआ। उसको रियलाइज हुआ कि उसके दिल में एक्चुअल क्या है। और इस टाइम पे दोनों की बातों से पता चलता है कि वो 3 दिन तक ऐसे बेहोशी थी। 3 दिन के बाद उसको होश आया था, और 3 दिन तक बहुत ख्याल रखे ज़ायलन उसका। वो रिंग उसको उसी हालत में पहनाने की कोशिश करते थे, और यही करते देखे थे यूयू। तो उसको पता चला था कि इन दोनों का रिश्ता कैसा है। तो कोई बात नहीं, यूयू के मन में कोई नफरत नहीं था चिंग के लिए। हाँ, वो पसंद करती थी ज़ायलन को, पर वो ये भी समझ चुकी थी कि ज़ायलन उसको पसंद नहीं करते, तो वो तो उसी में खुश है जिसमें ज़ायलन खुश है। वैसे इस पॉइंट पे ज़ायलन भी आते हैं उसके लिए वही बुके लेके। दोनों बहुत खुश होते हैं। तो अब सीन शिफ्ट होता है उनके शादी वाले दिन। दोनों ही तैयार हो रहे थे और आपस में ढेर सारा बात कर रहे थे। सारे कलीग्स भी थे। वो दोनों कैसे मिले, कैसे उनका रिश्ता शुरू हुआ, सब कुछ वो लोग को बता रहे थे। एक दूसरे के साथ प्यार कैसे हुआ, उन दोनों का साथ रहने का एक्सपीरियंस, सब कुछ शेयर कर रहे थे। और फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जब उन लोगों का शादी का रिचुअल स्टार्ट होता है। वैसे वो दोनों उसी घर में शादी कर रहे थे जो ज़ायलन बनवाए थे उसके हिसाब से। इधर हम जाओ को देखते हैं जो कि क्रिपल हो चुका था। वो जेल जाता है अपनी सेक्रेटरी से मिलने के लिए। उसके सेक्रेटरी को 1 साल का सजा हुआ था। वैसे जाओ इसीलिए गया था क्योंकि उसको रियलाइज हो चुका था कि उसकी सेक्रेटरी उससे बहुत प्यार करती है, तो वो उसके साथ रहना चाहता था। पर अब नहीं, वो सेक्रेटरी भी जाओ के साथ रहना नहीं चाहती थी। इधर वैसे उन लोग का एंजॉयमेंट ही चल रहा था अभी तक, तो ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद हम देखते हैं 5 साल बाद का सीन। वो दोनों फिर से वहाँ पे जाते हैं सेम जगह, पर इस बार किसी तीसरे मेहमान के साथ। हाँ, उन दोनों की बेटी के साथ। इस पॉइंट पे उनकी बच्ची ज़ायलन से क्वेश्चन करती है कि वो हेयर डाई क्यों करवाए हैं ऐसा, और अब जाके फाइनली इसका आंसर चिंग को भी मिलता है। ज़ायलन कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी को ऐसा लगता था कि उसका बाल ग्रे हो जाएगा और मेरा बाल ब्लैक ही रहेगा, तो इसीलिए ताकि तुम्हारी मम्मी को अनकंफर्टेबल फील ना हो। हाँ, ये बात वही उनको बोली थी जो कि इतना साल से वो याद करके रखे थे। वो कहते हैं कि मुझे तो तुम्हारा हर एक बात याद है, तुमसे रिलेटेड बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। खैर, ये सब सुन के वो भी काफी खुश थी। दोनों एक दूसरे को पाके बहुत खुश थे और एक दूसरे को किस भी करते। इस टाइम में उनकी बच्ची कहती है कि मैं भी मम्मा को किस करूंगी, एंड ही वाज लाइक तुम सब चुरा लो जो मेरे पास है। तो हाँ, क्यों नहीं, बेटी जो है अपनी मम्मा को किस तो कर ही सकती है, पर जो पहले पकड़ेगा वो पहले किस करेगा। तो ऐसे ही वो लोग खेलने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।